चीजें आती जा रही हैं वन बाय वन। तो पहले हम कवर करेंगे प्रमुख संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय क्या होते हैं? जिनका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में दिया गया है और किसी न किसी अनुच्छेद के अंतर्गत उनको वर्णित किया गया है। तो उनको हम क्या बोलते हैं? ऐसे आयोग जो जिनका जिक्र हमारे संविधान में हमें देखने को मिलता है, जब संविधान बनाया गया था या लागू किया गया था। तो उस दौरान जैसे वित्त आयोग है, उसको अनुच्छेद 280 के अंतर्गत रखा गया है। फिर है संघ लोक सेवा आयोग, जिसे हम यूपी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं, तो ये 315 अनुच्छेद के अंतर्गत है। फिर है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये 338 अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। फिर है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुच्छेद 338A के अंतर्गत रखा है। ये शुरुआत में नहीं था, इसको जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई होता गया और आर्टिकल जैसे सब आर्टिकल जो होते हैं A B है ना, तो ये बाद में जरूरत के हिसाब से जोड़े जाते हैं। फिर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे हम अदर बैकवर्ड क्लास या ओबीसी बोलते हैं, जिसको 102 संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया संविधान में, तो इसे अनुच्छेद 338 सब आर्टिकल बी के अंतर्गत रखा गया है। फिर है निर्वाचन आयोग, ये मूल रूप से ही था संविधान में, तो ये अनुच्छेद 324 के अंतर्गत वर्णित है। तो ये हो जाएंगे हमारे संवैधानिक निकाय। और फिर हम पढ़ेंगे गैर संवैधानिक निकाय। गैर संवैधानिक निकाय क्या होते हैं? ऐसे निकाय या ऐसे आयोग जिनका जिक्र हमारे संविधान में नहीं दिया गया है, लेकिन जरूरत के हिसाब से जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था तो जरूरत की जैसी जो चीजें थी, जैसे हम राष्ट्रपति का पद पढ़ते हैं, राज्यपाल पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री पढ़ते हैं, मतलब ये मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, तो ये सब संविधान की जरूरत के अनुसार उनको संविधान में जगह दी गई और अनुच्छेद के अंतर्गत उनको वर्णित किया गया। लेकिन फिर जरूरत के हिसाब से जनसंख्या या बदलाव या कुछ नीतियां लागू करानी है या कुछ आयोग ऐसे बनाने हैं जो महिला से संबंधित है या अल्पसंख्यक हो गए, तो उनसे हमें जरूरत के हिसाब से क्या करते गए? आयोग को ऐड करते गए और उनको हम गैर संवैधानिक निकाय के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो संवैधानिक निकाय जिनका उल्लेख हमारे संविधान में है और गैर संवैधानिक जो संविधान में जिनका उल्लेख नहीं किया गया है। हम इसको अगर गैर संवैधानिक निकाय को हम असंवैधानिक निकाय नहीं बोल सकते। अगर आप सोचे कि गैर है तो ये असंवैधानिक निकाय भी हो सकता है। अब संवैधानिक निकाय हम बोलेंगे जो संविधान का उल्लंघन करता है, और गैर में है कि जिनका गैर संवैधानिक निकाय में है जिनका उल्लेख हमारे संविधान में नहीं दिया गया है। तो ये अंतर है बेसिकली असंवैधानिक और गैर संवैधानिक। असंवैधानिक मतलब जो हम संविधान के खिलाफ कर रहे हैं कुछ भी चीजें है, तो ये सारी चीजें। और जो हम गैर संवैधानिक निकाय में आपको देखना पड़ेगा, मतलब जो इस वीडियो में पढ़ेंगे, नीति आयोग, जो योजना आयोग से परिवर्तित होकर बना नीति आयोग। फिर है राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्या बहुत कम है समुदाय धर्मों में, तो अल्पसंख्यक आयोग। फिर है केंद्रीय सतर्कता आयोग। नेक्स्ट है केंद्रीय सूचना आयोग। फिर है लोकपाल एवं लोकायुक्त आयोग। तो इन सारी टॉपिक को इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर देखें या किसी भी आपने पहले जब कभी एग्जाम दिया होगा, तो आप जब ये वीडियो पढ़ रहे होंगे तो देखेंगे इनसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो देखिए, अगर इसमें मैंने जो वीडियो में कॉन्टेक्ट रखा है, तो ऐसे कंटेक्ट रखा गया है कि मतलब आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब वन वर्ड में इसको पूरा कंप्लीट किया गया है। और हाँ, आप वीडियो पढ़ने के बाद इसका पीडीएफ ना ही मांगे तो अच्छा होगा, क्योंकि अभी देखिए जो ये पेट का एग्ज़ाम है और एसआई कांस्टेबल की अभी डेट नहीं आई है, तो अभी आपके पास खूब सारा समय है, खूब लिमिटेड समय है। आप अनलिमिटेड समय है, आप खूब सारा पढ़ सकते हैं। और आप कोशिश ये कीजिएगा कि वीडियो जब पढ़ रहे हो तो पेन पेंसिल या किताब, आप रजिस्टर जो आपका नोट है वहाँ पर नोट करते हुए लिखेंगे, तो आपको आसानी ये रहती है कि एक तो पढ़ते हुए हम लिख रहे हैं, तो एक ये बेनिफिट मिलता है कि हमको चीज़ें थोड़ा जल्दी माइंड में जाती हैं। और दूसरा बेनिफिट ये मिलता है, एग्जाम के समय हमें पीडीएफ खंगालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है फ़ोन पे, कि आप कहें नीचे अभी कमेंट्स में मैम पीडीएफ, मैम पीडीएफ, मैम पीडीएफ, देखते हैं काफ़ी सारे पीडीएफ के कमेंट पड़े रहते हैं। लेकिन अभी आपके पास काफ़ी सारा समय है, आप वन वर्ड में नोट कंप्लीट कीजिए और एग्जाम के 4 दिन पहले बस पन्ने पलटने रहेंगे, तो उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। क्योंकि कुछ हमारे लेख खुद अपने शब्दों में लिखते हैं, तो वो ज़्यादा समय तक हमारे माइंड में बने रहते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा नोट डाउन करके लिखें या ये वीडियो देखें। बाकी आप वीडियो देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर जब आप पेन रजिस्टर लेके बैठे तो अपना आप उसमें नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए, इस रूपरेखा के अनुसार हम देखेंगे वित्त आयोग को पढ़ेंगे। वित्त आयोग देखिए, इसमें संवैधानिक निकाय है, तो ये सब चीजें आप संविधान में भी पढ़े होंगे। हालांकि हम जो ये निकाय पढ़ रहे हैं संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय में, इसको भी पढ़ेंगे। तो पहला है वित्त आयोग। वित्त आयोग वित्त आयोग जिसे हम फाइनेंस कमीशन के नाम से जानते हैं, जिसका जो
हमारे संविधान में विवरण दिया गया है, भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 280 में दिया गया है। अनुच्छेद 280 इम्पोर्टेंट भी है और पूछा भी जाता है कि वित्त आयोग का जो गठन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो अनुच्छेद आपको 280 और भाग 12 याद रखना है। फिर है वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा हर 5 साल में गठित किया जाता है। इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कितने साल के लिए ये मतलब कितने समय के लिए ये कार्य करता है? तो हर 5 साल बाद ये गठित किया जाता है, कमेटी बनाई जाती है, सदस्य बनाए जाते हैं और ये कार्य करता है। अब आपको ये पता होना चाहिए वित्त आयोग कार्य क्या करता है। अब नाम में ही है फाइनेंस, तो मतलब कि पैसों से संबंधित ये विवरण सारा देखता है केंद्र और राज्य सरकार के बीच में। क्या है इसका मुख्य कार्य या मुख्य उद्देश्य है? तो केंद्र और राज्यों के बीच करों मतलब जो टैक्स होता है, टैक्स के शुद्ध आय के वितरण की सिफारिश करना तथा वित्तीय मामले पर केंद्र व राज्यों के बीच में सलाहकारी भूमिका निभाता है। मतलब कि जैसे आपको पता है कुछ केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं जो कि सभी राज्यों में लागू करनी होती है, जैसे किसान योजना है, महिला से संबंधित कोई योजना है, तो उससे संबंधित कोई ना कोई फंड या पैसा दिया जाता है उस राज्य को। तो उससे संबंधित किस योजना के लिए जनसंख्या के हिसाब से उस जो राज्य है पर्टिकुलर, तो वहाँ पर कैसी जनसंख्या है, कैसा माहौल है, उस हिसाब से जो उनको पैसा देना है वित्त से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, तो ये सारी चीजें देखता है। और क्या? तो कर जैसे बताया गया, टैक्स जैसे कभी राज्य सरकार भी काफी सारे टैक्स वसूल करती है तो वो भी केंद्र को भेजे जाते हैं। तो इनके बीच जितना भी लेन देन या वितरण से रिलेटेड सारी चीजें, वित्त से रिलेटेड, तो ये सारा काम कौन देखता है? केंद्र और राज्यों के बीच में पैसों या कर या आय का विवरण सारा वित्त आयोग के द्वारा देखा जाता है। आपको ये पता होना चाहिए इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। फिर है इसमें एक अध्यक्ष और राष्ट्रपति नहीं होता है, मतलब गलत बोल गए, राष्ट्रपति द्वारा ये गठन किया जाता है और इसका एक अध्यक्ष होता है और साथ में इसके 4 अतिरिक्त सदस्य भी होते हैं और अध्यक्ष को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। फिर नेक्स्ट है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये भी पूछा जाता है। केशव चंद्र नियोगी, इसको शॉर्ट में केसी नियोगी के नाम से जानते हैं और ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। देखिए काफी सारे जो निकाय है ये आयोग है, इसमें पहले आयोग और वर्तमान, ये 2 इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो पहले भी आपको याद रखने हैं और वर्तमान वाले भी याद रखने हैं। तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी हैं और केसी नियोगी थे। और जो वर्तमान में है 15वें वित्त आयोग के जो अभी वर्तमान में चल रहा है एनके सिंह है, वर्तमान में है एनके सिंह। और ये कब तक चलेगा? ये मार्च 2026 तक ये वाला जो 15वां वित्त आयोग है ये चलेगा। फिर ये 5 साल बाद खत्म हो जाएगा और फिर ये 2001 अप्रैल 2026 से जो चालू होगा ये अगले 5 साल के लिए होगा। तो इस प्रकार से 5-5 साल के अंतराल में इसका वित्त आयोग का गठन किया जाता है और 5 साल तक वो पूरी कार्य संचालन करता है। फिर अब जो 16वां वित्त आयोग होगा तो ये कब से चालू होगा? 1 अप्रैल 2026 से, अगले 5 साल के लिए। और इसके अध्यक्ष कौन होंगे? अरविंद पनगड़िया, जो कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो 16वें वित्त आयोग के आप याद रखेंगे इसे, अरविंद पनगड़िया, और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एनके सिंह। तो वित्त आयोग के विषय में आप इतनी सारी जानकारी आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखेंगे लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग क्या है? तो लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसे हम भाग 15 के अंतर्गत पढ़ते हैं संविधान में और अनुच्छेद इसको 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग के विषय में वर्णित किया गया है। अच्छा, थोड़ा इतिहास के विषय में जाने तो चार्टर एक्ट 1853 जो हम संविधान का विकास पढ़ते हैं उसमें हम लोग ने पढ़ा होगा, चार्टर एक्ट काफी सारे पढ़े, भारत अधिनियम पढ़े हैं, तो उसी के अंतर्गत सबसे पहले चार्टर एक्ट 1853 के अंतर्गत पहली बार सिविल सेवा भर्ती की परीक्षा की गई थी। यहाँ भारती नहीं है, ये भर्ती, जो भर्तियां होती हैं भर्ती की परीक्षा की गई थी। फिर कुछ समय बाद भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार वर्ष 1926 में इस आयोग को गठित किया गया था। पहले सिर्फ ऐसे एग्जाम हो जाता था। 1853 जो चार्टर एक्ट के अंतर्गत जो अंग्रेज वगैरह थे इसी से अधिकारी बनकर आते थे। फिर परिवर्तन के अनुसार भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार वर्ष 1926 में इस आयोग का गठन हुआ। आयोग मतलब पूरा जो भर्ती का प्रोसेस पूरा होता है, इस आयोग का गठन किया गया। 1926 काफी बार पूछा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1926 में किया गया था। ठीक है, फिर अनुच्छेद आता है 312। 312 में क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जिसमें हम आईएएस, आईपीएस,
जो इंडियन पब्लिक पुलिस सर्विस होता है और आईएफएस जो फॉरेस्ट सर्विस होता है, तो इनको हम पढ़ते हैं किसमें, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत, जिसमें अखिल भारतीय सेवाएं दी गई हैं। फिर इसी का जो आयोग है, मतलब आयोग जो पूरा प्रोसेस कराता है भर्ती से लेकर पूरे कार्य जितना भी देखता है, पूरा आयोग, तो संघ और भारत के राज्यों हेतु लोक सेवा आयोग का गठन अनुच्छेद 315 के अंतर्गत किया गया है। पब्लिक सर्विस जैसे केंद्र के लिए यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और राज्यों के लिए ये होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य अपने अलग से कंडक्ट कराती है। तो ये दोनों अलग अलग केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर होता है। फिर है इनके जो सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है केंद्र में, और राज्य में यही चीज राज्यपाल द्वारा की जाती है ना। राज्य लोक सेवा पूछ लिया गया, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये राज्यपाल द्वारा, और केंद्र में राष्ट्रपति द्वारा। अच्छा, इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो जो केंद्र के लिए होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष, मतलब 6 वर्ष तक कार्य कर सकते हैं, या इनकी अधिकतम आयु 65 वर्ष तक हो, मतलब 66 ना हो, 66 से पहले ही ये अपने पद से हट जाते हैं। तो कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक ये कार्य कर सकते हैं, ये केंद्र सरकार के लिए है। और वहीं राज्य सरकार में जो एसपीएससी होता है, तो जैसे आपने सुना होगा जेपीएससी मतलब झारखंड पीसीएस सर्विस कमीशन ना, तो अलग अलग स्टेट के हिसाब से, तो उसमें क्या 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, 65 उसमें है केंद्र में और 62 है राज्य में। फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष, जब हमने बताया था अभी 1926 में जब इस आयोग का गठन किया गया था, तब ये पूछा भी गया क्वेश्चन है कि पहले यूपीएससी के अध्यक्ष कौन थे, तो सर रॉस बार्कर, ये 1926 से 1932 तक ये अध्यक्ष रहे थे। फिर जब देश आजाद हुआ तो फिर ये भी पूछा जाता है स्वतंत्रता के बाद, मतलब देश आजाद 1947 के बाद से यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, ये जब पूछा जाएगा पर्टिकुलर स्वतंत्रता लगाकर, तब हम बताएंगे एच के कृपलानी, ये स्वतंत्रता के बाद यूपीएससी के अध्यक्ष थे। अब आपको वर्तमान वाला याद रखना है करंट के फॉर्म में, तो डॉक्टर अजय कुमार वर्तमान में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष हैं। तो यूपीएससी के विषय में आपको इतने सारे पॉइंट हैं जो कि वन वर्ड में है, आप नोट डाउन करके लिखेंगे, और ऐसा नहीं है कि ये वीडियो एक बार में ही देखने में आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, आपको 102 बार देखेंगे और नोट डाउन करके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। लिखने के बाद आपने पूरा वीडियो देखने के बाद आपने हर 15-20 दिन में ये पन्ने पलट लिए, तो इससे क्या होता है, रिवीजन कंटिन्यू रहता है और ये चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है। पेपर में एग्जाम जब आपका हो तो अचानक इतनी सारी चीज़ें याद करने में दिक्कत होती है, तो थोड़ी थोड़ी याद करते चलेंगे तो आसानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जिसे हम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट बोलते हैं ना, एससी कास्ट जिसे हम बोलते हैं, एससी एसटी, तो उससे ही रिलेटेड है। इसका मंत्रालय पूछा जाता है तो याद रखेंगे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। तो मतलब ये है ही इसीलिए कि समाज में एससी वर्ग या एसटी वर्ग को लोगों को न्याय दिलाने से संबंधित, मतलब उनसे संबंधित क्या योजनाएं चलाई जानी चाहिए जिससे उनका विकास हो सके, या उन क्षेत्र में उनको किस प्रकार का आरक्षण देना चाहिए, तो ये सारी चीजें जो कार्य देखता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग देखता है। पहले इस आयोग की स्थापना सन 1978 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति के रूप में हुई थी। मतलब पहले शुरुआत में जब 1978 में इसकी स्थापना हुई तो दोनों ही आयोग एक ही थे। राष्ट्रीय अनुसूचित ये जो एससी कास्ट है और एसटी मतलब जिसमें से शेड्यूल्ड ट्राइब रखी गई हैं, ट्राइब जिन्हें जनजातियां बोलते हैं, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों 1978 में एक ही रूप में हुई थी। तब इसके पहले अध्यक्ष के रूप में नाम पूछा जाता है तो भोला पासवान जी थे। कौन थे? भोला पासवान। कब? 1978 में जब दोनों ये आयोग एक ही साथ गठित हुए थे। फिर जब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, परिवर्तन होता गया, जरूरत के हिसाब से दोनों आयोग को अलग अलग कर दिया गया कि एक ही व्यक्ति नहीं संभाल पा रहा है, अब इसको क्या दोनों के आयोग अलग अलग बन जाने चाहिए। पहले तो इसको विशेष अधिकार, मतलब इसमें एक विशेष अधिकारी नियुक्त कर दिया गया कि एक विशेष अधिकारी है, ये दोनों ही आयोग देखेगा। जब चीजें बढ़ती गई, परिवर्तन होता गया, जनसंख्या बढ़ती गई, काफी सारा डेवलपमेंट होता गया, तो जरूरत के हिसाब से क्या किया गया, दोनों आयोगों को अलग अलग कर दिया गया। फिर है 89वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन 19 फरवरी 2004 को किया गया। आपको सिर्फ ये याद रखना है, 19 फरवरी ना याद रखिए आप, सन 2004 याद रखेंगे। देखिए इसमें कंफ्यूजन एग्जाम में दिया रहता है, तो 2003 भी दिया होगा, 2004 भी दिया होगा। 3 क्या है? वो संविधान संशोधन अधिनियम है। जैसे
कोई चीज़ लागू कराई जानी है संसद में, तो पहले वो लोकसभा में जाएगी, राज्यसभा में जाएगी, यहाँ से पारित होगी, राष्ट्रपति उसमें अनुमोदन करेगा ना। तो ये सब चीजें होते होते, संविधान संशोधन होते होते समय लग जाता है। जैसे 2003 में ये प्रोसेस चालू हुआ, कंप्लीट होते होते मतलब प्रमाणित होते होते ये 2004 आ गया। तो फिर जिस तारीख को उसमें आखिरी संरक्षण राष्ट्रपति का होता है, तो उस दिन से ये अधिनियम बिल्कुल कानून के रूप में लागू हो जाता है। तो यही चीज है 203 और 204। 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन 19 फरवरी 2004 को किया गया। राष्ट्रीय, आपको इतना याद रखना है। फिर है, तब इसके पहले अध्यक्ष के रूप में सूरज भान को चुना गया। भोला पासवान कब थे? जब दोनों आयोग एक था 1978 में, अनुसूचित जाति और जनजाति, तब थे भोला पासवान। फिर जब ये अलग हो गया, सिर्फ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हो गया, तब पहले अध्यक्ष इसके सूरज भान हो गए। अब वर्तमान में आपको याद रखना है, तो वर्तमान में अंतर सिंह आर्य हैं, जो कि वर्तमान में ये NSSC के अध्यक्ष हैं। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ये किस अनुच्छेद के अंतर रखा गया है? 338। किसके? 338 अनुच्छेद। पहले सिर्फ हमने अभी बताया कि विशेष अधिकारी के रूप में चुना गया था, कि सिर्फ एक अधिकारी होगा जो कि ये दोनों आयोगों को देखेगा। फिर जरूरत के हिसाब से इसको संविधान में भी दर्जा दिया गया, तब इसे अनुच्छेद 338 के अंतर्गत रखा गया। और कौन सा संविधान संशोधन था ये? तो ये 65वां संविधान संशोधन 1990 था। ये हालांकि नहीं पूछा जाता है ज्यादा, इसको जानकारी के लिए याद रखेंगे, लेकिन ये वाला काफी पूछा जाता है, 89वां संविधान संशोधन वाला, तो आप इसको याद रखेंगे जरूर। ठीक है, अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जिसे हम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, ये वर्णित है। फिर आपको बताया जब अलग अलग हो गया, फिर जरूरत पड़ी तो जनजाति, जिसको हम ट्राइब्स बोलते हैं, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को सब आर्टिकल 338A के अंतर्गत रखा गया है ना। जब कोई चीज हमें जरूरत पड़ती है, जैसे कि 42 का 41A मतलब का खाग में, तब हम उसको सब आर्टिकल के अंतर्गत संविधान संशोधन के अंतर्गत उसको संविधान में जोड़ा जाता है। तो 338 जो अनुच्छेद है ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, और 338A जो है ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। ये दोनों आर्टिकल बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इनको भी याद रखेंगे। अब देखेंगे इसमें सदस्य कैसे क्या रहते हैं, तो ये भी पूछा जाता है पूरा कि ये सदस्य इसमें कितने होते हैं। तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, मुख्य अध्यक्ष, फिर एक उपाध्यक्ष होता है, फिर इसमें 3 अन्य पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, और इसमें एक महिला होना अनिवार्य है। तो एक अध्यक्ष प्लस एक उपाध्यक्ष प्लस 3 मतलब 5 टोटल मेंबर होते हैं। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष प्लस 3 पूर्णकालिक सदस्य, मतलब जितने समय तक वो चलेगा पूरे समय तक के लिए ये 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। मुख्यालय इन सब के अधिकतर सब जितने भी आयोग है सभी का मुख्यालय नई दिल्ली में ही है। इसका पूछा जाता है तो याद रखेंगे नई दिल्ली में है। और जो ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं इनका जो कार्यकाल है ये 3 वर्षों के लिए होता है। 5 भी आएगा ऑप्शन में, 7 भी आएगा, पूर्णकालिक भी आएगा। तो जब पूछे कि अध्यक्ष का या उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का रहता है, तो 3 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग। अब जरूरत के हिसाब से जब पता चला कि SC भी है, ST भी है, अब OBC को भी अलग दर्जा दिया जाना है और उनको भी बढ़ावा देना है। जैसे अदर बैकवर्ड क्लास है, जैसे हम NCBC बोलते हैं, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, तो उसका भी अलग आयोग बनाया गया। कब बनाया गया? 14 अगस्त 1993। आपको 1993 याद रखना है, ठीक है। 14 अगस्त ना याद हो चलेगा, 1993 आप याद रखेंगे। फिर वर्ष 1953 में भारत सरकार ने काका साहब कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। ये पूछा जाता है किसकी अध्यक्षता में, तो काका साहब कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। कब? 1953 में शुरुआत में, मतलब फिर इसका जो संवैधानिक रूप में इसको बनाया गया तो 14 अगस्त 1953। फिर है 102वां संविधान संशोधन 2018 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसको संविधान पर दर्जा कब दिया गया, मतलब किसी अनुच्छेद के अंतर्गत इसको कब रखा गया, तो 102वां संविधान संशोधन किया गया। अभी हम SC वाला जो पढ़ रहे थे तो वो 89वां था, वो भी इम्पोर्टेंट है, 2003 वाला, वो भी याद रखेंगे। और ये 102वां संविधान संशोधन है जो कि 2018 में किया गया। इसके अंतर्गत 338, अच्छा हमने 338A SC पढ़ा, 338 वाला SC पढ़ा, 338A ST पढ़ा। अब 338B उसी के कैटेगरी में है ना, तो फिर उसी में सब आर्टिकल B बढ़ाया गया। आप B से याद रखेंगे, OBC है ना, B है तो OBC याद रखेंगे। इसमें क्या, तो ऐसे वर्ग जो
सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करना और उनके लिए कल्याणकारी उपाय सुझाना। उसी प्रकार से हम देखते हैं हमें एग्जाम में कैटेगरी वाइज छूट भी मिलती है कि एससी को अगर इतने नंबर लाएंगे, ओबीसी इतने, तो वो उस वर्ग के लोगों को और बढ़ाना चाहते हैं कि हाँ वो नहीं फाइट कर पा रहे हैं तो ये उनको आरक्षण देके थोड़ा सा और ऊपर उठाया जाए। तो ये थोड़ा सा अंतर है आरक्षण में। तो आपको ये याद रखना है 338 बी, जिसमें हम ओबीसी को पढ़ते हैं। और इसी में एक आर्टिकल ये भी है, अनुच्छेद 342 ए, ये भी पूछा जाता है, तो ये भी इसी से रिलेटेड है, थोड़ा याद रखेंगे। राष्ट्रपति की किसी विशेष जाति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित करने की शक्ति है। मतलब पूछा जाएगा कि किसी विशेष जाति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित करने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो 342 ए के अंतर्गत है। ठीक है, अब इसमें क्या सदस्य है? जैसे उसमें था पिछले में एक अध्यक्ष प्लस एक उपाध्यक्ष प्लस 3 पूर्णकालिक सदस्य महिला समेत, तो ये भी वही वाला प्रारूप है बिल्कुल सदस्यों वाला, तो ये याद रखेंगे। अच्छा, इसमें पहले अध्यक्ष के रूप में काका कालेलकर को याद रखेंगे, जिनकी अध्यक्षता में ये आयोग का गठन किया गया था। और वर्तमान में जो अध्यक्ष है पिछड़ा वर्ग आयोग या ओबीसी के, तो हंसराज गंगाराम अहीर है ना। तो ये भी करंट के फॉर्म में आप क्वेश्चन को याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन आयोग ये हमारे संविधान के भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और उनके सदस्य की शक्तियां, कार्य, कार्यकाल, मतलब सारी चीजें ये 324 से हमें 329 के अंतर्गत चुनाव आयोग जो इलेक्शन कमीशन है इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रिया का संचालन करता है। ये क्या कार्य है इसका? तो भारत में संघ मतलब केंद्र और राज्य चुनाव जो प्रक्रियाएं जितनी भी होती हैं उनको सारा देखभाल करता है, संचालन करता है। ये देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। अब पूछ लिया जाए कि इसमें नगर पालिका हो गया ये या ये वाले सब जो हमारे पर्टिकुलर ग्राम वाले या गांव वाले, इन चुनाव को नहीं देखता है। ये लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। जो इनके आयुक्त होते हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। जो चुनाव आयोग के सदस्य होते हैं राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक रहता है, मतलब 6 साल तक कर सकते हैं या इनकी आयु अधिकतम 65 वर्ष तक हो तभी तक ही ये कार्य कर सकते हैं। इसके पहले अध्यक्ष के रूप में सुकुमार सेन का नाम याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आपने एग्जाम में काफी बार देखा होगा। तो निर्वाचन आयोग के पहले अध्यक्ष सुकुमार सेन है, शिव कुमार सेन थे। और जो वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त हैं तो इनका नाम है ज्ञानेश कुमार सिंह। ज्ञानेश कुमार याद रखेंगे। ठीक है, तो करंट के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में काफी लेंथी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब एक क्वेश्चन से ही वो सारे बच्चे का सारा दिमाग देखना चाहता है कि ये नहीं पूछेगा कि निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। बच्चे याद रखेंगे 324 के अंतर्गत है, लेकिन बच्चों अगर जो स्मार्ट पढ़ाई नहीं करेगा वो ये नहीं बता पाएगा कि इनके कार्यकाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है या प्रधानमंत्री करता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 5 वर्ष या 65 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक रहता है। तो वो क्या करता है? कथन निष्कर्ष के फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है। काफी कथन भी दे देगा कि निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इनके कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष तक का होता है और निर्वाचन आयोग के पहले अध्यक्ष सुकुमार सेन थे। आप पूछेगा इसमें से गलत कथन कौन सा है या इसमें से सही कथन कौन सा है ना। तो ये सारी चीजें हमें तब याद आती हैं जब हमने ये सारी चीजें अच्छे से उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा। बाकी ऊपर ऊपर का पढ़ के चले जाएंगे या भाग 15 में है या ये 324 में है तो ये तो सभी कर लेंगे। सिलेक्शन उनका होता है जो हार्ड वर्क नहीं करता है, जो स्मार्ट वर्क करता है। स्मार्ट वर्क कैसे? जिस प्रकार से वन वर्ड के रूप में नोट्स डाउन कर लिया, एग्जाम के समय सारी चीजें रिवीजन कर लिया है ना, तो ये सारी चीजें फोकस करनी पड़ेंगी आपको। और ये सारी चीजें हम आपको साथ ही साथ वीडियो के साथ ही साथ बताते रहते हैं कि कैसे पढ़ना है और कैसे स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए बेनिफिट होते हैं। अच्छा, तो हम लोग ने जो पढ़े अभी तक संवैधानिक निकाय पढ़े जिनका जिक्र हमारे संविधान के अंतर्गत दिया हुआ है। अब जो पढ़ेंगे गैर संवैधानिक निकाय, जो हमारे संविधान में दिए नहीं गए हैं लेकिन हम उसको आवश्यकता अनुसार वैधानिक तरीके से अपनाया गया है और उसको संविधान के साथ ही दर्जा दिया गया है। संविधान में नहीं दिया गया है, संविधान के साथ दर्जा दिया गया है। तो चलिए देखेंगे इस फॉर्म में हम नीति आयोग को। तो इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। अच्छा, आपने योजना आयोग का नाम सुना होगा। योजना आयोग का गठन
1950 में किया गया था। योजना आयोग को 1950 में स्थापित किया गया था। फिर इसे 2014 में इसका नाम बदलकर योजना आयोग की जगह नीति आयोग किया गया। तो जो ये नीति आयोग है ये भारत सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है? भारत सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नीति आयोग का गठन योजना आयोग को बदलकर 1 जनवरी 2015 को किया गया। ये डेट बहुत पूछी जाती है, आप याद रखेंगे, इसको हाईलाइट कर दिया है। इसका गठन कब किया गया था नीति आयोग का? तो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। योजना आयोग जो 1950 में स्थापित किया गया था उसको 2014 में समाप्त कर दिया गया था। अच्छा, योजना आयोग क्या कार्य करता था? तो योजना आयोग जैसे पंचवर्षीय योजनाएं होती थी उसको लागू करना, उसका कैसा, इसमें क्या लक्ष्य है, कितना प्राप्त किया, मतलब पूरा का पूरा जो पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड सारी चीजें देखता था कौन? योजना आयोग। इसका उद्देश्य क्या है? अब जो नीति आयोग है इसका उद्देश्य है विकास प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे योजना आयोग अभी तक पंचवर्षीय योजनाएं, जो विकास की योजनाएं होती थी उसको उस पर कार्य करता था, तो उसी प्रकार नीति आयोग अब पंचवर्षीय योजना को भी समाप्त कर दिया गया। अब जो नीति आयोग है ये विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक नीतियां, मतलब जो लंबे समय तक कुछ नीतियां होती हैं विकास के लिए, तो उनको लागू कराना और उन कार्यक्रमों को तैयार करने में केंद्र और राज्यों को तकनीकी सलाह प्रदान करना। मतलब केंद्र सरकार की क्या योजना है और पर्टिकुलर विशेष राज्य की भी अपनी अपनी कुछ योजनाएं होती हैं और या नीतियां होती हैं। तो उस प्रकार से ये सारा काम कौन देखता है? नीति आयोग के अंतर्गत किया जाता है। इसमें पूछा जाता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो भी वर्तमान में भारत का प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। बताया, अधिकतर सारे इन सब चीजों के मुख्यालय नई दिल्ली में ही है। अच्छा, उपाध्यक्ष बदलते रहते हैं और सीईओ बदलते रहते हैं। तो इसमें उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। कौन है? पहले अरविंद पनगड़िया थे और जो वर्तमान में उपाध्यक्ष है ये सुमन बेरी है। और सीईओ पहले अमिताभ कांत थे और वर्तमान में BVR सुब्रमण्यम है। आप वर्तमान वाले याद रखें, बाकी आपको ये भी पता होना चाहिए। अभिकांत कांत जो थे, अभिकांत करके नाम था उनका, और वो सीईओ थे पहले पूछा जाए शुरुआत में। और उपाध्यक्ष कौन थे? अमिताभ कांत थे, ठीक है। और वर्तमान में सुमन बेरी जी हैं। तो नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के विषय में आप इतनी चीजें याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, या सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाता है NDC की स्थापना कब हुई थी, है ना। तब याद आता है कि NDC है क्या। तो ये आप हिंदी में भी नाम देखेंगे, इंग्लिश में भी। आप अब जब नोट डाउन करेंगे तब भी NDC जरूर लिखिएगा, फिर डैश करके नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी लिखिएगा, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर अगर हिंदी में दे देता है तो राष्ट्रीय विकास परिषद तुरंत हमें दिख जाता है। NDC दे देता है या कोई शॉर्ट जैसे NCBC दे देगा तो नेशनल कमीशन, ये जो बैकवर्ड क्लास, तो हमें जल्दी नहीं याद आएगा। अगर हम नोट डाउन करेंगे तो ये चीजें हमें दिखेंगी, जब जब हम रिवीजन करेंगे तब तब हम उस चीज को देखेंगे। तो NDC की स्थापना कब हुई? 1952 में हुई। कब? 1952 में की गई, 6 अगस्त 1952 में। ये क्या कार्य करता है? तो ये केंद्र और राज्यों के मध्य सेतु का कार्य करता है। मतलब जो योजनाएं होती हैं उनको ठीक तरीके से संचालन कराना, ये सारा कार्य कौन देखता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। नाम ही है विकास परिषद, जो राष्ट्र से संबंधित डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी। तो योजना आयोग, जो कि अभी बताया आपको, अब नीति आयोग है, द्वारा तैयार की गई जो पंचवर्षीय योजनाएं होती थी उनको मंजूरी देना और राष्ट्रीय विकास से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श करना। अब तो पंचवर्षीय योजना नहीं है, तो लेकिन जब ये पंचवर्षीय योजना थी तब ये योजना आयोग जो ये पंचवर्षीय योजना होती थी इनकी योजनाओं को मंजूरी देना और राष्ट्रीय विकास से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श करना और योजना प्रक्रिया में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना, केंद्र राज्य संबंधों को मजबूत करना। तो अब याद रखेंगे, जो अब पंचवर्षीय योजना नहीं है लेकिन जो योजनाएं चलती हैं नीति आयोग द्वारा जो किया जाता है कार्य, तो उसकी जो देख रेख या देखभाल करता है कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद, की जो योजनाएं संचालित की गई है वो सही से चल रही है कि नहीं, केंद्र हो या राज्य हो, है ना। केंद्र राज्य के संबंधों को मजबूत करता है। इसी प्रकार से स्थापना आपको बता दी 1952 में की गई थी, पूछा जाता है। और इसका ये इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी पूछा जाता है। अब देखिए, राष्ट्र का विकास हो रहा है तो भारत के प्रधानमंत्री, जब वर्तमान में जो भी रहता है भारत के प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के और राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रधानमंत्री हैं। इसमें सदस्य केंद्रीय मंत्री होते हैं, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और नीति आयोग के सदस्य, क्योंकि नीति आयोग की योजनाओं को ही देखता है ना, तो नीति आयोग के जो सदस्य होते हैं वो सब इसके
सदस्य में ये सब शामिल होते हैं। और जो राज्य है और केंद्र शासित और मतलब इन राज्यों और केंद्र शासित जितने भी प्रदेश हैं, इनके जो मुख्यमंत्री हैं वो सभी इनके सदस्य होते हैं, क्योंकि वही तो सारी योजनाएं, केंद्र की योजनाएं हैं। और राज्य का जो मुखिया है उनसे डिस्कशन किया जाएगा, फिर उनको वो सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो ये भी इनके सदस्य होते हैं, किसके? राष्ट्रीय विकास परिषद के। तो एनडीसी आप याद रखेंगे 1952। नेक्स्ट आयोग है राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग क्या कार्य करता है? तो ये महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और उनके साथ होने वाले अन्याय और भेदभाव को दूर करना। राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू, एनसीडब्ल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीडब्ल्यू याद रखेंगे 1992 में इसकी स्थापना की गई थी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स। फिर इसमें सदस्यों की बात की जाए तो एक अध्यक्ष होते हैं प्लस 5 अन्य सदस्य होते हैं, जिसमें SC ST सहित सदस्यों को रखना जरूरी है। मतलब SC ST का वर्ग हो, अगर मान लिया SC ST का कोई भी अध्यक्ष नहीं है और SC ST महिलाओं से संबंधित कोई बात है, या उनको न्याय दिलाना है, या उनकी किसी मांग को पूरा करना है, या किसी आरक्षण को लेकर या किसी अन्याय को लेकर, तो उनसे रिलेटेड एक अध्यक्ष होना चाहिए ना, जो उनकी उनकी उन वर्गों की समस्याओं को समझ सके। तो इसलिए, और महिला भी सदस्य, महिला है ही तो महिला तो होगी ही होगी, है ना। तो एक अध्यक्ष प्लस 5 अन्य सदस्य SC ST सहित इसमें शामिल होते हैं। और इन अध्यक्षों की जो नियुक्ति होती है ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब राष्ट्र का आयोग है तो राष्ट्रपति तो करेगा। इसी स्तर पर हर राज्य में अलग अलग राज्य महिला आयोग भी होता है। यूपी का अलग है, MP का अलग है, छत्तीसगढ़ का अलग है। राज्य के हिसाब से राज्य स्तर, और ये जो जितने भी राज्य महिला आयोग होता है ये सारी रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रीय महिला आयोग से कनेक्ट होता है। अब कोई चीज, अब एक राष्ट्र है, मान लिया पूरे ये भारत का एक है कोई राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष, तो वो सभी राज्यों से नहीं जाकर महिलाओं की जानकारी ले सकेगी ना। तो उसी प्रकार जो संबंधित राज्य हैं, जैसे मुख्यमंत्री प्रोवाइड किए गए हैं, राज्यपाल प्रोवाइड किए गए हैं, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री ये सारी चीजें देखता है, इसी प्रकार सभी राज्यों की अलग अलग महिला आयोग हैं। ये रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, ये जो वार्षिक रिपोर्ट या 6 माह जितने की महीने की रिपोर्ट लेनी होती है, ये संबंधित राज्य से लेती हैं। फिर राज्य अपने जाके पूरे जिले में जाकर देखता है वो सारी चीजें। तो ये सारी चीजें, इससे पूरा पूरा कनेक्ट रहता है हर एक चीज। तो इसी प्रकार आप राज्य का भी पूछेंगे तो राज्य महिला आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। ठीक है। अब इनके कार्यकाल की बात की जाए तो 3 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होता है। प्रथम अध्यक्ष जो थी राष्ट्रीय महिला आयोग की, इनका नाम है जयंती पटनायक। क्या है? जयंती पटनायक है जो प्रथम अध्यक्षता थी राष्ट्रीय महिला आयोग की। वर्तमान में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विजय किशोर राहटकर। और इनके पहले रेखा शर्मा थी, जो कि करंट एग्जाम में, करंट अफेयर में बहुत पूछा जाता था। तो रेखा शर्मा काफी लोगों को रटा होगा और ऑप्शन में रेखा शर्मा दिया भी जाता है। जबकि फरवरी 2025 से अभी परिवर्तन हो गया है। तो वर्तमान में जो है राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की अध्यक्ष विजय किशोर राहटकर महिला है। ठीक है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग आपको 1992 याद रखना है, और जितनी भी चीजें जरा सी लिखी हुई हैं आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्याएं कम है। अल्पसंख्यक मतलब जिन समुदाय या धर्मों से रिलेटेड लोगों की संख्या कम है, जिसे हम शॉर्ट में NCM बोलते हैं, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। अल्पसंख्यक में कौन आता है? हिंदू वर्ग को हटा के जितनी भी समुदाय को माना जाता है कि ये सबसे कम है, अल्पसंख्यक है। तो इसमें कौन कौन शामिल है? मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध धर्म के ये लोग शामिल हैं। और जो ये जैन है, शुरुआत में नहीं था, जैन धर्म को इसमें 2014 में शामिल किया गया है। अब देश की कुल जनसंख्या का 19.3% जो वर्ग है ये अल्पसंख्यक के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। कितना? 19.3%। आप अल्पसंख्यक में याद रखेंगे मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन को 2014 में शामिल किया गया है। इसका क्या कार्य होता है? जैसे SC ST था, OBC था, उनके वर्गों की रक्षा करना, उनको न्याय दिलाना, सामाजिक हो या न्यायिक, आर्थिक, है ना। तो इसी प्रकार अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करना और उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए काम करना, ये आयोग इन लोगों के लिए कार्य करता है। यह आयोग केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कानून और नीतियों की निगरानी करता है और ये सुनिश्चित करता है कि अल्पसंख्यकों को उनका अधिकार मिल रहा है कि नहीं, कि वो और कम संख्या में होते जा रहे हैं ना, ये सारी चीजें देखना। तो ये कार्य कौन करता है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग या NCM करता है। इसका गठन 1993 में हुआ था। कब? 1993, याद रखेंगे 1993 में हुआ था। ये सारी चीजें बता रहे हैं बार बार, इसको एक बार में आप नहीं याद कर पाएंगे कि सारे आयोगों के पूरी संरचना आप याद कर ले, कि कार्यकाल,
कितना है, या नियुक्ति कौन करता है, या गठन कब किया गया था, पहला अध्यक्ष कौन था, जब आप इसको वन वर्ड में एक जगह नोट डाउन कर लेंगे ना 2 पेज में, तब इसको आप जब जब देखेंगे तब तब आपके माइंड में रहेगा। तो ये जल्दी भूलेंगे नहीं, एक बार में नहीं याद कर सकते कि आपको ने एक बार देखा अल्पसंख्यक आयोग 1993 याद हो गया, तो इस चक्कर में मत रहिएगा कि एक बार में याद हो जाए, है ना। ठीक है, इसका गठन 1993 में हुआ था। इसमें सदस्य एक अध्यक्ष प्लस एक उपाध्यक्ष प्लस 5 अन्य सदस्य होते हैं। अब अल्पसंख्यक है तो अल्पसंख्यक का एक सदस्य जरूर होना चाहिए, जैसा अभी बताया था आपको। एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष प्लस अन्य 5 सदस्य होते हैं। अल्पसंख्यक, अच्छा ये पूछा जाता है जब हम संविधान पढ़ते हैं तो उसमें आता है ये क्वेश्चन, अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष। उसमें जब संविधान बना तो समितियां बनाई गई थी काफी सारी, तो उससे ही रिलेटेड ये अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष थे मतलब, तो याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और जो प्रथम अध्यक्ष थे तो न्यायमूर्ति सरदार अली खान। क्या नाम है? न्यायमूर्ति सरदार अली खान, जो कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तो एक अलग अधिनियम भी बनाया जा चुका है। तो ये हमें कब टॉपिक पढ़ना होता है? जब यूपीएसआई में अधिनियम पढ़े जाते हैं तब ये टॉपिक संपूर्ण गहनता से सारी अध्याय और सारी धाराएं पढ़ी जाती हैं। फिलहाल तो हम सिर्फ आयोग के विषय में बात कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी, जिसे हम विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व मानवाधिकार हम कब मनाते हैं दिवस? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये क्या करता है? ये देखता है कि उस मानव के साथ अत्याचार तो नहीं हो रहा है, उस मानव को जो अधिकार हम संविधान में दिए गए हैं उसको अधिकार दिया जा रहा है कि नहीं, या वो अपने अधिकार से वंचित तो नहीं है। तो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये सारे कार्य देखता है। अब जैसे ये नहीं कि किसी व्यक्ति को बंदी बनाकर मारा पीटा गया है, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, तो ये सब चीजें जब हाईलाइट होती हैं तो ये इसमें कार्य करता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। रिपोर्ट लेता है संबंधित जिले के कप्तान से या डीएम से, ये सारी चीजें पूरी प्रोसेस के हिसाब से चलती हैं। तो वही चीज है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। UNHRC, यू क्या है? तो यूनियन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो मार्च, ये विश्व, जैसे हम विश्व मानवाधिकार दिवस बना रहे हैं ना, तो ये राष्ट्र से ज्यादा विश्व पर कार्य करता है, विश्व पर। तो इसको हम बोलते हैं UNHRC। आप ये भी याद रख सकते हैं, स्टैटिक जीके के फॉर्म में ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है जब अंतर्राष्ट्रीय संगठन पूछा जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन कब किया गया? 2006 में। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। भारत की यदि बात की जाए तो 12 अक्टूबर 1993। आपको याद रखना है 1993। अच्छा ये भी था, देखिए अल्पसंख्यक आयोग भी 1993 था, और ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ये भी 1993, दोनों याद रखेंगे, ठीक है। जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? 1993 में। अधिनियम मतलब उसको कानूनी दर्जा दे दिया गया, कानून के साथ जोड़ दिया गया, अधिनियम में वो इंक्लूड हो जाता है। इसमें 8 अध्याय हैं, 43 धाराएं हैं। और इसमें सदस्यों की बात की जाए तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और 5 पूर्णकालिक मतलब पूरे समय के लिए सदस्य होते हैं, और 7 मानद सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आपको ये भी याद रखना है, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अच्छा, मानद सदस्य क्या होते हैं? मतलब किसी न किसी विशेष डिग्री इनको हासिल की जाती है, जैसे कला में, साहित्य में, मतलब किसी भी तरह, किसी विज्ञान में निपुण है तो वो मानद सदस्य हो जाता है। तो 7 ऐसे भी उनको चाहिए होते हैं। तो 7, 8 मतलब 1, 5, 6 और ये 7 टोटल मिलाकर, 1 मिनट, ये एरो कहाँ चला गया? टोटल मिलाकर इसमें कितने? 13 सदस्य होते हैं, ठीक है, 13 आप याद रखेंगे। बाकी जो अध्यक्ष होता है तो भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होता है, मतलब जो अध्यक्ष होगा वो पूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश मतलब कोई ना कोई जस्टिस होना चाहिए, और या फिर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो, या तो मुख्य न्यायाधीश हो भारत का पूर्व, मतलब अब रिटायर हो चुका हो, या वर्तमान में हो तो वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए। अब न्यायाधीश होगा तभी तो वो मानव के प्रति न्याय कर पाएगा ना, तो आप इससे याद रखेंगे पूर्व न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए, मुख्य या पूर्व। फिर है इनके प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए, इसमें अध्यक्ष जोड़ लेंगे। प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र थे, और वहीं वर्तमान में बात की जाए तो वी रामा सुब्रमण्यम। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही याद रखेंगे। प्रथम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र और वर्तमान में वी रामा सुब्रमण्यम।
कार्यकाल इनका बात की जाए तो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। कितनी? 3 वर्ष या 70। अब इससे याद रखेंगे, देखिए न्यायमूर्ति बहुत ही वो होता है, जैसे बहुत उसको तजुर्बा होता है किसी ना किसी कानून का, जो न्यायमूर्ति या जो न्यायाधीश वगैरह जो होते हैं। तो आप इससे याद रखेंगे पुराने बहुत होने चाहिए, मतलब 70। आप 65 में कंफ्यूज मत होइएगा, 65 अभी उनके लिए यंग है। आप 70 याद रखेंगे, मतलब बिल्कुल और बिल्कुल संपूर्ण ज्ञान हो जाए ना। तो 3 वर्ष या 70 वर्ष आयु तक इनका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट है केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीवीसी, जिसे हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बोलते हैं। तो ये क्या कार्य करता है बेसिकली? तो ये भ्रष्टाचार निरोधक समिति, अन्य नाम से भी जाना जाता है, कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार की रोकथाम से रिलेटेड भी इसको जाना जाता है, सतर्कता आयुक्त को। तो ये भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। मतलब सरकारी विभाग में भी तो कहीं ना कहीं करप्शन होता है, और पता ही है कितना करप्शन होता है। तो ये सारी चीजें, जैसे कोई बैंक का कर्मी है या कोई न्यायाधीश है या कोई भी अच्छी पोस्ट का, मतलब सरकारी विभाग का कोई मानवाधिकार आयोग का ही मान लिया कोई अध्यक्ष है, या वो बहुत ज्यादा करप्शन पर लिप्त है, अब उसकी जांच करनी है, तो उससे संबंधित जांच कौन करेगा? सीवीसी करेगा, विजिलेंस कमीशन करेगा। तो ये भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के से संबंधित भ्रष्टाचार के विषय में ये नियंत्रण की ये एक सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना 1964 में कब हुई थी? 1964, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 1964 में संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी, और फिर इसे वर्ष 1988 में वैधानिक निकाय बनाया गया। वैधानिक मतलब विधान, कानून के रूप में इसको दर्जा दिया गया। 1964 में सिर्फ एक ये संस्था थी, फिर इसे 1988 में वैधानिक निकाय बनाया गया, और वर्ष 2003 में इसे अधिनियम बना दिया गया। अधिनियम मतलब किसी न किसी नियम के प्रारूप, कानून के नियम के प्रारूप, इसे 2003 में एक अधिनियम पारित कर दिया। नहीं, जैसे संसद द्वारा अधिनियम पारित किया जाता है, तो 2003 में, आप इतना नहीं, सिर्फ आप जानकारी के लिए आप याद रखेंगे। लेकिन 1964 में संथानम समिति की सिफारिश पर वर्ष 1988 में इसे वैधानिक निकाय बनाया गया था। 1964 आप याद रखेंगे। फिर इसमें सदस्य की बात की जाए तो एक अध्यक्ष होता है प्लस 2 अन्य सदस्य होते हैं, टोटल मिलाकर 3 लोग होते हैं। कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल आप सतर्कता का देखिए 4 आया है, अभी तक 3 या 5 करके था, लेकिन आप केंद्रीय सतर्कता का याद रखेंगे 4 या 65 वर्ष। केंद्रीय, केंद्रीय में आप देखेंगे केंद्रीय, इसमें 4 अक्षर आ रहे हैं ना, तो आप इससे याद रखेंगे 4 वर्ष इनका कार्यकाल होता है, 4 वर्ष का, और 65 वर्ष आयु तक। और इसके प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो श्री निंतूर श्रीनिवासन राव थे, जो कि दक्षिण भारत से थे और प्रथम अध्यक्ष थे। और वर्तमान में कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव वर्तमान में सीवीसी के अध्यक्ष हैं। तो हो गया ये सतर्कता आयोग। नेक्स्ट पढ़ेंगे केंद्रीय सूचना आयोग, सीआईसी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। इसकी स्थापना 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत हुई थी। आपने आरटीआई पढ़ा होगा, जिसे हम सूचना के अधिकार, सूचना का अधिकार बोलते हैं। तो उसी 2005 के अंतर्गत ही इसे केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया था। इसका क्या उद्देश्य होता है? तो ये उन आवेदकों की सुविधा देता है जो किसी सरकारी विभाग या मंत्रालय से मांगी गई सूचनाओं से संतुष्ट नहीं है और उसे सूचनाएं नहीं दी गई हैं। जैसे हम आरटीआई, सूचना का अधिकार, जब किसी भी विभाग से हमें कोई भी सूचना चाहिए होती है तो हम आरटीआई के माध्यम से जवाब मांगते हैं। तो वही चीजें ये सारी देखता है ये केंद्र स्तरीय पर ये आयोग है, केंद्रीय सूचना आयोग। तो ये सारा कार्य, इसका उद्देश्य आपको पता चल गया, ये सारी सूचनाओं से रिलेटेड सारी चीजें देखता है। इसमें सदस्य की बात की जाए तो एक अध्यक्ष होता है प्लस 10 सदस्य होते हैं। 10 अधिकतम होते हैं, 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 8 भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतम 10 हो सकते हैं। नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अधिकतर ये सब केंद्र से संबंधित है, तो नियुक्ति इनकी आपको एक ही याद रखनी है, राष्ट्रपति द्वारा। इनका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है। प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो वजाहत हबीबुल्ला इसके प्रथम अध्यक्ष थे सीआईसी के, और पूछा भी जाता है ये सारे क्वेश्चन, प्रथम और वर्तमान देखिए बहुत पूछा जाता है। और वर्तमान में कौन है? हीरालाल सामरिया है। और हीरालाल सामरिया जो है ये पहले दलित केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष भी हैं। ये क्या नाम है? हीरालाल सामरिया। जैसे वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं ये भी पहली दलित राष्ट्रपति हैं, महिला राष्ट्रपति। तो आप जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं तो इनका भी, ये भी दलित है। और इसी प्रकार ये भी पूछा जा सकता है कि पहले दलित कौन है, लेकिन जो पहले दलित हैं यही वर्तमान में ही है, हीरालाल सामरिया। तो इनका भी आप नाम याद रखेंगे।
नेक्स्ट और ये आखिरी है लोकपाल एवं लोकायुक्त आयोग। उसके बाद हम क्वेश्चन के फॉर्म में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो लोकपाल एवं लोकायुक्त आयोग ये क्या है? तो ये भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल संस्था है। देखिए हम लोग ने जो सीबीसी पढ़ा था वो भी एक भ्रष्टाचार से रिलेटेड चीजें थी। ये भी लोकपाल और लोकायुक्त भी जो केंद्र स्तर और राज्य स्तर पर, ये दोनों स्तरों पर ये देखता है कि कहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है नहीं हो रहा है, उनसे सारी चीजें शिकायतों की जांच करता है। तो लोकपाल लोकायुक्त का जो गठन है ये 2014 में हुआ था। कब हुआ था आप याद रखेंगे, 2014 में हुआ था। और किस अधिनियम के अंतर्गत? तो लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013। अब देखिए हमने बताया था कोई चीज जब संसद में पास होगी, लोकसभा में, राज्यसभा में राष्ट्रपति अनुमोदन करेगा ना, तो उस प्रकार से 2013 में ये प्रोसेस चालू हुआ अधिनियम के फॉर्म में। जब कोई चीज नियम के, कानून के नियम के फॉर्म में आ जाती है तो वो अधिनियम बन जाती है। 2013 से प्रोसेस चालू होते होते वो जनवरी 2014 में खत्म हुआ। तो ये गठन कब हुआ? हम फाइनल डेट, आखिरी जो साइन होता है राष्ट्रपति जी का, तो वो 2014 में हुआ होगा। तो हम कैसे मानेंगे कि गठन 2014 में हुआ था, है ना। इस प्रकार से ये पेपर में जब पूछा जाएगा तो आपको 2013 भी दिया जाएगा, 2014 भी दिया जाएगा। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर हो गया ना, अधिनियम और गठन में क्या अंतर होता है। तो 2014 में इसका गठन हो गया और ये मुख्य कार्य इसका क्या होता है? तो भ्रष्टाचार और कुशासन से संबंधित शिकायतों की जांच करता है। केंद्र स्तर पर लोकपाल करते हैं और जो लोकायुक्त होते हैं ये राज्य स्तर पर करते हैं। फिर इसमें सदस्यों की बात की जाए तो एक अध्यक्ष होते हैं प्लस 8 सदस्य होते हैं अधिकतम। नियुक्ति इसकी जो केंद्र स्तर पर होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और जो लोकायुक्त राज्य स्तर पर होते हैं इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। कार्यकाल दोनों का ही 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। इसमें भी देखिए न्यायमूर्ति हैं और इनको भी मतलब जस्टिस हैं, तो ये भी पुराने तजुर्बेदार हैं, तो इनका भी आपने जैसे मानवाधिकार आयोग का याद किया था, ये भी इसमें भी 70 वर्ष इनकी आयु होनी चाहिए, कार्यकाल 5 वर्ष और आयु अधिकतम 70 वर्ष तक। प्रथम अध्यक्ष पूछे जाते हैं तो पिनाकी चंद्र घोष या पीसी घोष भी पूछा जाता है। न्यायमूर्ति कौन है? लोकपाल एवं लोकायुक्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष हैं, घोष थे मतलब कि। और वर्तमान में कौन है? तो ये अजय माणिकराव खानविलकर वर्तमान में ये लोकपाल एवं लोकायुक्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, दोनों पॉइंट तो क्या, सभी पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। कथन निष्कर्ष के फॉर्म में सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में उनको देखेंगे। अब आपको समझ में आएगा कि इससे क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछे जाते हैं, है ना। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, बाकी हम आंसर तो आपको बताएंगे ही। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति अनुसूचित जाति, राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष में एक पृथक आयोग के रूप में अस्तित्व में आया था? हमने जब आपको पढ़ाया था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, तब बताया था इसका जो सबसे पहले गठन जो हुआ था 1978 में किया गया था। दोनों का, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग दोनों संयुक्त रूप से 1978 में इसका गठन किया गया था। तब भोला पासवान जी इसके अध्यक्ष थे। फिर इसे 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसे पृथक किया गया और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया। 2003 अधिनियम बताया आपको, संशोधन मतलब जो संविधान संशोधन 89वां संविधान संशोधन था। लेकिन 2003 के बाद जब 2004 आया तब इसका फाइनली अनुमोदन हो गया और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन पृथक रूप से हो गया। अच्छा, इसका मार्कर चेंज कर लेते हैं क्योंकि रेड रेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 2004। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस वर्ष में पृथक आयोग के रूप में अस्तित्व में आया? तो वर्ष 2004 में। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? अच्छा, पहले अध्यक्ष कौन है? पहले 1978 में आपको बताया भोला पासवान। फिर जब ये पृथक हुआ तब 2004 में इसके पहले अध्यक्ष सूरजभान जी। फिर वर्तमान में जो है अंतर सिंह आर्य है। और संविधान में जो दर्जा दिया गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति को तो 338, ठीक है, 338। और 338 ए में कौन है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। 338 बी में कौन है? ओबीसी है। वो 102 संविधान संशोधन बताया था आपको, है ना। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। अगला है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता की गई थी काका साहब कालेरकर, काका कालेरकर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। और गठन कब हुआ था? 1993 में हुआ था और अध्यक्षता 1953 में हुई थी जब काका कालेरकर के समय में हुई थी। इसका संविधान बताया आपको 102वां संविधान संशोधन 2000
कब 18 में किया गया था, तब इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, ये जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है। और वर्तमान पहले अध्यक्ष काका कालेलकर को ही याद रखेंगे, और वर्तमान में जो है हंसराज गंगाराम अहीर हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है। देखिए ये क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा गया, आपने समझ लिया कि संवैधानिक और गैर संवैधानिक क्या होता है। तो अब आपको थोड़ा सा देखेंगे, वित्त आयोग जो है ये 280 अनुच्छेद के अंतर्गत है। जो संघ लोक सेवा यूपीएससी है ये 312 से शुरू है, 323 तक, शायद कहाँ तक है, 315 या 313 तक है यूपीएससी। तो यूपीएससी आपको बताया था 315 से 323 के अंतर्गत अनुच्छेद है ना, 315। और भारत का महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल होता है ये अनुच्छेद 76 के अंतर्गत वर्णित है। तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, ये जो गैर संवैधानिक मतलब कि इसका जिक्र हमारे संविधान में नहीं दिया गया हुआ है। एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो नीति आयोग की जो सारी चीजें हैं वो देखता है, योजनाएं और जितनी भी चीजें होती हैं विकास से रिलेटेड। तो राष्ट्रीय विकास परिषद, अच्छा राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी, गठन कब किया गया था, 1952 में किया गया था, 6 अगस्त 1952, आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेगा। अच्छा, वित्त आयोग का गठन जो है मतलब अनुच्छेद में वर्णित है, 280 अनुच्छेद में है, याद रखेंगे। और भाग की बात की जाए तो भाग 12 के अंतर्गत वर्णित है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है और हर 5 सालों में ये जो आयोग है ये कंप्लीट हो जाता है, मतलब 5 साल के लिए कार्य करता है, फिर इसका गठन किया जाता है पुनः। तो वर्तमान में जो है ये 15वां वित्त आयोग है, जिसके अध्यक्ष एनके सिंह है। और ये मार्च 2026 तक है, फिर बदलकर 16वां वित्त आयोग चालू हो जाएगा, जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी होंगे। और ये भारत का वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपता है भारत के राष्ट्रपति को। किसको सौंपता है, भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है या कितने वर्ष तक के लिए होता है, भारत के चुनाव आयुक्त का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका चुनाव, अच्छा अनुच्छेद की बात की जाए तो 324 अनुच्छेद में वर्णित है और भाग 15 में है संविधान में इसका जिक्र। और जो इनका कार्यकाल वगैरह 6 वर्ष मतलब होना चाहिए, 6 साल तक, या 65 वर्ष की जब वो आयु पूरी कर लेते हैं, जो भी पहले उनमें से, तब तक का होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा डी, 6 या 65 वर्ष की आयु। 6 मतलब 6 साल तक उस आयोग में ये कार्य कर सकते हैं, या 65 वर्ष इनकी आयु हो गई तब कार्य कर सकते हैं। चाहे भले इनको 6 साल पूरे ना हुए हो, भले इनको 4 साल कार्य करते रहा हो, लेकिन ये 65 वर्ष की आयु के हो गए तो इनको छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि लिखा है जो भी पहले हो, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। और इनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से किसका गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत दिया गया है। तो आपको पता है निर्वाचन आयोग 324 में है, और बाकी ये दोनों गैर संवैधानिक निकाय हैं। नहीं, ये भी महान्यायवादी भी 76 में है, चलिए ठीक है। केंद्रीय ये है गैर संवैधानिक निकाय, सीवीसी। और जो वित्त आयोग है ये अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं जब पूछा जाता है कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसमें सारी चीज पूछ लेता है। पहला कथन पढ़ेंगे पहले, लोकपाल एवं लोकायुक्त आयोग भारत में राष्ट्र और कुशासन से संबंधित शिकायतों की जांच करता है। ये कथन सही है। जो लोकपाल एवं लोकायुक्त आयोग है ये भ्रष्टाचार से संबंधित चीजों की जांच करता है। फिर है, इस आयोग का गठन लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत 2014 में हुआ था। तो ये सही चीज है। पहले जो ये लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत 16 जनवरी 2014 को ये लोकपाल ये गठन और लोकायुक्त आयोग का गठन किया गया था। ये भी कथन सही है। फिर है, भारत के पहले लोकपाल एवं लोकायुक्त न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष थे। तो ये भी कथन सही है। जो पहले लोकपाल एवं लोकायुक्त थे ये पिनाकी चंद्र घोष ही थे। वर्तमान में कौन है, तो अजय माणिकराव खानविलकर जी हैं। तो इसमें पूछा कौन सा कथन गलत है, तो कोई भी कथन गलत नहीं है, तीनों सही हैं। तो इनमें से
आंसर जो करेक्ट हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं, कोई भी कथन गलत नहीं है, मतलब तीनों सही है। तो ये तीनों पॉइंट आप याद रखेंगे, बाकी पूरा आपको याद कराया ही था। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन भारत में कब किया गया? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अगर सार्वभौमिक रूप से देखा जाए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, तो 10 दिसंबर 1948 हो जाएगा। और 10 दिसंबर को ही हम मानवाधिकार दिवस के रूप में भी मनाते हैं। भारत में इसका गठन किया गया था 12 अक्टूबर 1993। 12 अक्टूबर 1993। तो ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अक्टूबर 1993 में इसका गठन किया गया था। और इनमें जो होता है, अध्यक्ष होता है, तो वो भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए। आपको प्रथम अध्यक्ष याद रखना है तो रंगनाथ मिश्र हैं, वर्तमान में वी रामा सुब्रमण्यम जी हैं। कार्यकाल इनका 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक अधिकतम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये महिला आयोग के विषय में दिया गया है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में किया गया था। तो ये कथन सही है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में किया गया था। इसमें एक अध्यक्ष सहित 5 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, और एक अध्यक्ष सहित 5 अन्य सदस्य होते हैं, उसमें SC ST की भी वर्ग का भी कोई होना चाहिए। तो ये भी कथन सही है। फिर भारत की वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजय किशोर राहटकर जी हैं। तो ये भी कथन सही है। तो वर्तमान में जो है ये विजय किशोर राहटकर ही हैं। और पहली जयंती पटनायक थी, वो भी पूछी जाती है, याद रखेंगे। कौन सा इसमें कथन सही पूछ रहा था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि उपरोक्त सभी कथन सही दिए हुए हैं। और नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। इनका कार्यकाल 3 वर्षों के लिए होता है। कार्य क्या करता है ये आयोग? तो महिला के अधिकारों की रक्षा संबंधित सारी चीजें, अन्याय और भेदभाव ना हो सके, तो इनसे रिलेटेड ये सारी चीज कार्य करता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जो जिसे हम NCBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास बोलते हैं, को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया था? तो आपको बताना है ये। चलिए, अच्छा 10वां बताते हैं हम ही, इसके बाद आपको एक आंसर क्वेश्चन जो है टेस्ट वाला वो अभी बाद में मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अच्छा 89वां संविधान संशोधन आपको बताया था, SC से संबंधित था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से, जो कि 89वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत किया गया था। तब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को 2004 में पृथक दर्जा दिया गया था, और 1978 में वो दोनों एक ही थे संयुक्त रूप से। इसमें पूछा गया है NCBC मतलब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, तो ये था 102वां संविधान संशोधन। और ये कब किया गया था 102वां संविधान संशोधन? तो 2018 में किया गया था। तब से ये पिछड़ा आयोग। और इसका अच्छा अनुच्छेद की बात की जाए तो 338 बी बताया था आपको, OBC से बताया था, बी याद रखेंगे ना। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है। और जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पहले अध्यक्ष की बात की जाए तो काका कालेलकर साहब थे, और वर्तमान में हंसराज गंगाराम अहीर है, जो कि बताया भी है। तो ये सारी चीजें कलेक्ट हो गई आपके दिमाग में, जो वीडियो आपने पढ़ा और जो MCQ क्वेश्चन देखे। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये आपके लिए टेस्ट रहेगा, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, या राष्ट्रपति, या लोकसभा अध्यक्ष? तो इसका आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, एग्जाम से रिलेटेड आपके हो, तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और अगर चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि इस प्रकार के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो और जो टॉपिक्स हैं ये आपको मतलब इस वीडियो में चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे। बाकी ये मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, और इसका आंसर आप लोग